तो मार्केटिंग मिक्स के 4 एलिमेंट्स है, कौन कौन से? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, जिसमें से प्रोडक्ट मिक्स खत्म। अब कौन सा वाला स्टार्ट हो रहा है? प्राइस मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स में हमने कुछ डिसीजंस लिए थे रिलेटिंग टू आवर प्रोडक्ट। क्या? सबसे पहले तो हमने उसकी की ब्रांडिंग। ब्रांडिंग का मतलब क्या था? गिविंग अ यूनिक नेम टू योर प्रोडक्ट। उसको एक स्पेसिफिक नेम देना, एक यूनिक नेम दे देना, एक यूनिक आइडेंटिटी दे देना, वो ब्रांडिंग होता है। फिर हमने की उसकी पैकेजिंग। पैकेजिंग का मतलब क्या होता है? डिजाइनिंग द रैपर ऑफ अ प्रोडक्ट, डिजाइनिंग द रैपर ऑफ द प्रोडक्ट और द कंटेनर ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, हाँ, जब हमने फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग पढ़ा था उसमें भी हमने ये टॉपिक कवर किया था। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था लेबलिंग। लेबलिंग क्या होता है? पुटिंग द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू अ प्रोडक्ट और कंपनी ऑन द रैपर ऑफ अ प्रोडक्ट, जहां पर हम कंपनी के इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करा रहे हैं उसके रैपर पे या उसके कंटेनर पे। ठीक है, हमने प्रोडक्ट के बारे में तो सारे डिसीजन ले लिए। आपने प्रोडक्ट को ब्रांड भी एक एस्टैब्लिश कर लिया उसका, आपने उसकी पैकेजिंग भी कर लिया, आपने उसकी लेबलिंग भी कर ली, बट आप किस अमाउंट पे उसको बेचोगे? आप फ्री में थोड़ी ना बेचोगे प्रोडक्ट को, आप किसी एक अमाउंट पे ही तो बेचोगे। आप कुछ पैसे लोगे या नहीं लोगे? तो प्राइस मिक्स हमारा डिसीजन है रिलेटिंग टू डिसाइडिंग द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। यहां हमें डिसाइड करना है कि हमारे प्रोडक्ट की प्राइस क्या होगी। अब हम डिसाइड कैसे करेंगे? बहुत सारी चीजें हैं माइंड में, तो उसके लिए हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस डिटर्मिनेशन। ठीक है, पहला पॉइंट है प्रोडक्ट कॉस्ट। अब प्रोडक्ट कॉस्ट क्या होती है? बहुत सीधी सी बात है, ये एक मार्कर है। ठीक है, मुझे इसे बनाने में, अगर ये 20 रुपए का मार्कर आता है, मुझे इसे बनाने में 7 रुपए लगते हैं। मुझे इसे बनाने में 7 रुपए लगते हैं। अभी मैं नहीं बता रही कि इसका प्राइस 20 है, छोड़ दो, इस बात को भूल जाओ। मैं कह रही हूं मुझे इसे बनाने में 7 रुपए लगते हैं। तो अगर मैं एक मार्केटर हूं तो मैं क्या सोचूंगी कि कम से कम मुझे 7 रुपए तो चार्ज करने ही करने होंगे। जितना मेरी लागत लग रही है किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में, एटलीस्ट उतना प्राइस तो चार्ज किया ही जाएगा ना। तो बेसिकली जो प्रोडक्ट कॉस्ट होती है वो आपके लिए सेट करती है एक मिनिमम लेवल और फ्लोर प्राइस। मिनिमम लेवल मतलब कि कम से कम इतना प्राइस तो हम रखेंगे ही, मतलब ये लोअर लेवल, इससे ऊपर भी रखेंगे लेकिन कम से कम इतना तो रखेंगे, 7 से नीचे तो नहीं रखेंगे। ठीक है, अब किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए किस किस तरीके की कॉस्ट आती है? द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग, बनाने की कॉस्ट आती है। द कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की कॉस्ट आती है। फैक्ट्री से आप मार्केट तक सामान लेकर जा रहे हो, फिर आगे होलसेलर रिटेलर तक भी सामान जाता है। ये थोड़ा ना कि डायरेक्ट एक ही पर्सन के पास जा रहा है, बीच में मिडल मैन भी होते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी आपको बियर करनी होती है। और सेलिंग कॉस्ट, एडवर्टाइजमेंट करना है, प्रमोशनल एक्टिविटीज करनी है, तो उन सब चीजों की भी कॉस्ट आप बियर करते हो। तो जब आप प्राइस सेट करते हो तो इन सारी कॉस्ट को कंसिडर किया जाता है। अब हम कॉस्ट को अगर इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूं तो हम कॉस्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फिक्स्ड, वेरिएबल और सेमी वेरिएबल। अब मुझे आप ये बताइए कि फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है? जो फिक्स्ड है, नहीं मतलब उसको चेंज करने का, चेंज नहीं करना होता। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है? जो चेंज नहीं होती विद द लेवल ऑफ आउटपुट। मतलब सपोज ये मेरी एक फैक्ट्री है, इसका रेंट है 20,000 रुपए। ठीक है, हाँ वो फिक्स्ड है, चाहे आप आउटपुट 0 करो, चाहे यहाँ पे 10,000 यूनिट बनाओ, 1,000 यूनिट बनाओ, इसकी कॉस्ट चेंज नहीं होने वाली है। ये 20,000 है तो आपको 20,000 ही भरना है, 0 के लिए भी 20 भरना है, 10,000 यूनिट के लिए भी 20,000 ही भरना है। ठीक है, दूसरा मेरी वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? जो चेंज होती है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, जितना कंज्यूम करते हैं यूनिट्स उस हिसाब से बिल आता है। रॉ मटेरियल, जितना आप यूनिट प्रोड्यूस करोगे उतना ही आपको रॉ मटेरियल खरीद के लेकर आना है। पावर फ्यूल, जो मशीनें चल रही हैं उसके अंदर जो पावर फ्यूल है जो लगता है वो किस हिसाब से लगता है? जितना मशीन को चलाओगे उतना ही पावर फ्यूल लगेगा, तो वो मेरी वेरिएबल कॉस्ट है। पर एक और कॉस्ट होती है इसके साथ, कौन सी? सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट एक और कॉस्ट है हमारे पास। सेमी वेरिएबल का मतलब क्या है? जो कुछ टाइम तक तो फिक्स्ड होती है लेकिन उसके बाद वो वेरिएबल हो जाती है। मैंने अपने यहाँ पर एक मैनेजर रखा हुआ है, मैंने उसकी मंथली सैलरी फिक्स कर रखी है 30,000 पर मंथ। फिर मैंने उसको कहा कि आपको पर यूनिट के हिसाब से भी कमीशन मिलेगा, आप जितना यूनिट सेल ऑफ करोगे उतना आपको कमीशन मिलता जाएगा। तो उसकी 20,000 रुपए पर मंथ की सैलरी तो क्या हो गई? फिक्स हो गई। और उसके बाद जो हम उसको कमीशन दे रहे हैं पर यूनिट के हिसाब से, वो वेरिएबल हो गया। तो जब भी हम कॉस्ट की कैलकुलेशन करेंगे तो इन सभी तरीके की कॉस्ट को कंसिडर किया जाता है। ये हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट है, तीनों, फिक्स्ड, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल। इवन सेलिंग में भी आ जाती है हमारे पास कुछ फिक्स्ड, वेरिएबल और सेमी वेरिएबल्स कॉस्ट। ठीक है,
कहने का मतलब ये है कि प्रोडक्ट कॉस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस को डिसाइड करने के लिए। एज अ मार्केटर हम सबसे पहले यही देखते होंगे कि किसी भी चीज को बनाने में हमें कितना पैसा खर्च करना पड़ा। पहला पॉइंट क्लियर। सेकंड है द यूटिलिटी एंड डिमांड। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, आपने क्लास 11th में यूटिलिटी डिमांड का पूरा एक चैप्टर पढ़ा है, पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा है आपने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, उसमें आपने यूटिलिटी के बारे में पढ़ा था। व्हाट इज यूटिलिटी? Consumers, just हमारी need है। यूटिलिटी को सेटिस्फैक्शन कहते थे, आप यूटिलिटी को बेनिफिट्स कह सकते हो। इंग्लिश का प्रॉपर मीनिंग में बोलूं तो ये बेनिफिट्स है हमारे लिए, ये सेटिस्फैक्शन है हमारे लिए, या ये किसी भी कमोडिटी की वांट सेटिस्फाइंग पावर है। जो जैसे इसकी मूवी तरफ पावर लाइक हम मूवी में दादाजी के सेटिस्फैक्शन कितनी मिली उसको, वही तो है यूटिलिटी, वो यूटिल्स में डिसाइड करते हैं हम। यूटिलिटी की यूनिट है यूटिल्स, ठीक है। तो यूटिलिटी क्या कहता है? किसी भी कमोडिटी की प्राइस डिसाइड करते हुए आप ये भी चेक करोगे कि वो हमारे कंज्यूमर्स को कितना यूटिलिटी प्रोवाइड करते हैं, कितना सेटिस्फैक्शन देते हैं, और उसकी मार्केट में डिमांड कैसी है। अब आप मुझे ये बताओ, वहां पर आपने कंडीशन पढ़ी कि एक कंज्यूमर कब सेटिस्फाइड होता है, कब होता है बताओ? जब वो जितना पैसा खर्च कर रहा है उसी के इक्विवेलेंट हमें सेटिस्फैक्शन मिल रहा हो। मैंने अगर इस मार्कर के ऊपर 20 रुपए खर्च किए हैं तो 20 रुपए खर्च करके अगर मुझे 20 रुपए के लायक सेटिस्फैक्शन मिला तो मैं कहूंगी कि मैं इक्विलिब्रियम में हूं, मैं इसके ऊपर 20 रुपए खर्च करके सेटिस्फाइड हूं। तो एज अ मार्केटर आपको पहले मार्केट में जाकर ये चेक करना है कि आपके प्रोडक्ट के लिए कंज्यूमर की डिमांड कैसी। तो प्रोडक्ट की डिमांड आपको दो तरीके से चेक करनी है। आपकी प्राइस जो है प्रोडक्ट की वो किससे अफेक्ट हो रही है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर आपके प्रोडक्ट के लिए डिमांड इलास्टिक है, इलास्टिक मतलब चेंज हो सकती हो। अब चेंज होने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है कि जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हो उसके सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल हैं, तो अगर आपने हाई प्राइस चार्ज कर दी तो कंज्यूमर क्या करेगा? कहीं और जा सकता है। या जैसे कि इस टाइम पे विंटर क्लोथ्स की डिमांड नहीं है, समर क्लोथ्स की डिमांड ज्यादा है, तो इस टाइम पे विंटर क्लोथ्स के लिए डिमांड कैसी है? इलास्टिक, चेंज हो सकती है। तो अगर किसी को अपना स्टॉक निकालना है तो क्या वो हाई प्राइस करके निकाले, उसे कम प्राइस करके निकाले? तो रीजन कुछ भी हो सकता है इलास्टिक डिमांड होने का, बट हमारे लिए मेन डिसीजन क्या है कि अगर किसी के प्रोडक्ट के लिए डिमांड इलास्टिक है तो हमेशा कैसी प्राइस चार्ज करनी चाहिए? लोअर प्राइस चार्ज करनी चाहिए। और अगर आपके प्रोडक्ट के लिए डिमांड कैसी है? इनइलास्टिक है। इनइलास्टिक मतलब कंज्यूमर आपका प्रोडक्ट लेकर ही जाएगा, वो आपके प्रोडक्ट के बिना वापस नहीं जाता है। आपने कंज्यूमर के माइंड को रीड कर लिया है कि जो कंज्यूमर है वो आपके प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से पसंद करता है और इस्तेमाल करता है और नहीं जाने वाला, चाहे वो हैबिचुअल हो चुका हो, चाहे आपकी क्वालिटी की वजह से, आप जो क्वालिटी प्रोवाइड कराते हो अपने प्रोडक्ट की उसकी वजह से, या आपका ब्रांड इतना एस्टैब्लिश हो चुका है इसकी वजह से, वो आपके प्रोडक्ट को खरीदता ही खरीदता है। तो ऐसे में आप हायर प्राइस चार्ज कर सकते हो। क्लियर? तो सेकंड पॉइंट हमारा क्या था? यूटिलिटी एंड डिमांड। कि अगर हम अपने प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड कर रहे हैं तो सबसे पहले हम मार्केट में ये एनालाइज करेंगे कि हमारे प्रोडक्ट के लिए कंज्यूमर्स की डिमांड कैसी है। अगर इलास्टिक डिमांड है तो लो प्राइस चार्ज करेंगे, अगर इनइलास्टिक डिमांड है तो हाई प्राइस चार्ज करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट, एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस को डिसाइड करते टाइम। कि एक्सटेंट का मतलब क्या होता है? किस हद तक है, किस हद तक कंपटीशन है। द डिग्री ऑफ कंपटीशन कह सकते हो आप, डिग्री ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट। अगर आपको लगता है कि जिस प्रोडक्ट में आप डील करने जा रहे हो उसके लिए मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। इंटेंस का मतलब क्या होता है? इंटेंस का मतलब क्या है यहाँ पर? लार्ज। लार्ज कंपटीशन है, ह्यूज कंपटीशन है, आप कह सकते हो ह्यूज कंपटीशन ज्यादा बेटर वर्ड है। ह्यूज कंपटीशन है मार्केट में, तो आप कैसा प्राइस चार्ज करोगे? लोअर प्राइस। लेकिन अगर आपको दिख रहा है कि लो डिग्री ऑफ कंपटीशन है, यानी कि कंपटीशन का लेवल कम है, तो आप हाई प्राइस भी चार्ज कर सकते हो। ठीक है? कोई भी एक प्रोडक्ट आप देख रहे हो जिसमें लोग बहुत ज्यादा एंटर कर रहे हैं,
मोबाइल फोन्स, ह्यूज कंपटीशन है मार्केट के अंदर, एक से एक बढ़िया कंपनी है, ठीक है। अगर आप एंटर करते हो, आप एक नई कंपनी और आप एंटर करना चाहते हो, तो क्या आप बहुत ज़्यादा प्राइस चार्ज करके एंटर कर पाओगे? थोड़ा सा प्राइस कम रखोगे। याद करो जब रेडमी, Xiaomi, ये वाली जो कंपनीज ने एंटर किया था, LG वगैरह, इन्होंने जब मोबाइल फ़ोन की कंपनीज में एंटर किया था, इंटेक्स वगैरह इन सब ने, तो इन्होंने हाई प्राइस के साथ एंटर नहीं किया था, इन्होंने लो प्राइस के साथ ही एंटर किया था। तभी कुछ लोगों ने स्टार्टिंग में तो रेडमी, Xiaomi के फ़ोन इस्तेमाल किए, ठीक है। मार्केट में एंटर करते टाइम इस बात का ध्यान रखना है कि जिस प्रोडक्ट में भी हम डील कर रहे हैं, पहले मार्केट को भी एनालाइज करना है। याद है ना, हम स्वॉट एनालिसिस करते हैं, तो जब हम स्वॉट एनालिसिस करते हैं उसमें थ्रेट्स में हम यही देखते हैं कि कितने कॉम्पिटिटर्स ऑलरेडी है मार्केट के अंदर, तो उसी के बेसिस पे हमारा डिसीजन निकल कर आता है कि लो डिग्री ऑफ कंपटीशन अगर है तो हाई प्राइस चार्ज कर लेंगे, अगर इंटेंस कंपटीशन दिख रहा है तो लो प्राइस, ठीक है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशन। अब गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशन क्या है कि कभी कभी गवर्नमेंट क्या करती है, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इंटरवेन करती है, यानी कि इंटरफेयर करती है। क्यों? क्योंकि कुछ अनफेयर प्रैक्टिसेस चल रही होती हैं प्राइस को फिक्स करने के लिए, और ऐसे में गवर्नमेंट क्या करती है, फिर उस प्रोडक्ट को इसेंशियल प्रोडक्ट डिक्लेयर कर देती है ताकि प्राइस को रेगुलेट किया जा सके। अब इसका एग्जाम्पल वही शायद हो सकता है, मैंने आपको पहले भी कभी बताया हो, कोविड के टाइम पे कोविड के टेस्ट हुआ करते थे, गवर्नमेंट में फ्री थे तो बहुत लंबी लंबी लाइनें हुआ करती थी, जहां पर हम जैसे लोग तो शायद इसी डर के मारे नहीं जा रहे थे कि अभी तक तो शायद नहीं है, उन लंबी लंबी लाइनों में लगेंगे तो शायद जाकर जरूर हो जाए इन लोगों के साथ, ठीक है। तो हम जैसे लोग घरों में ही रहे, नहीं गए टेस्ट कराने के लिए। प्राइवेट में कराने जाएं तो बहुत ज्यादा प्राइस थी, लगभग 2,500 रुपए तक का भी एक टाइम पे प्राइवेट लैब से, वही डिपेंड करता है कि लैब कौन से, जैसे कि रेड, तो डिपेंड करता है कि कौन सी लैब में आप जा रहे थे, उसी हिसाब से वो प्राइस चार्ज कर रहे थे। लेकिन जो मैंने भी उस टाइम पे सुना था, 2,500 रुपए तक का टेस्ट मैंने भी सुना। तो इस वजह से अब 2,500 का टेस्ट हम जैसे लोग नहीं जाएंगे, चाहे अफोर्डेबल हो हमारे लिए, कैपेबिलिटी रखते हो, लेकिन शायद तब भी नहीं जाएंगे एक टेस्ट के लिए 2,500 रुपए खर्च करने। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा खर्चा था कि अगर 2,500 रुपए खर्च करके कोविड निकल गया तो भी दुख था, और 2,500 रुपए खर्च करके नहीं निकला तो भी एक दुख था, यार 2,500 रुपए खर्च कर दिया तो भी कुछ नहीं हुआ, ठीक है, तो नहीं करेंगे। अब ऐसे में लेकिन जब केसेस बढ़ने लगे और ये एक इमीडिएट वो बन गया हमारे लिए कि नहीं यार सबको टेस्ट कराना कंपलसरी है, मतलब कंपलसरी तो खैर नहीं हुआ था, मतलब जरूरी हो गया था कि जितने ज्यादा लोग डिटेक्ट होंगे कि वो अफेक्टेड है तो उनको, ताकि हम क्वारंटाइन कर लें, वो घर पे ही रहें या कुछ प्रिकॉशंस ले लें, ये जरूरी हो गया था। तो ऐसे में गवर्नमेंट आई, गवर्नमेंट ने इंटरवेन किया और गवर्नमेंट ने एक मिनिमम लेवल सेट किया, सॉरी मैक्सिमम लेवल। गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने इंटरवेन किया, गवर्नमेंट ने उसे इसेंशियल डिक्लेयर कर दिया। इसेंशियल मतलब कि भाई ऐसा है, इस टाइम पे हमारी नीड है कि सबको कोविड टेस्ट हमें करवाना है, तो आप प्राइस रिड्यूस करो। तो 500 रुपए तक भी कोविड टेस्ट के प्राइस रिड्यूस हो गए थे, 500 रुपए तक भी, ठीक है। तो ऐसे में गवर्नमेंट ने क्यों एंटर किया? क्योंकि उस टाइम की डिमांड थी, उस टाइम की नीड थी। दूसरा एग्जाम्पल, उसी टाइम पे जब सेकेंड वेव आई थी, ब्लैक फंगस आया, ब्लैक फंगस, येलो फंगस, व्हाइट फंगस आया था ना, नहीं, उसकी जो मेडिसिन थी वो कितने की आ रही थी? बहुत कॉस्टली थी, बहुत ज़्यादा, 4,000 5,000 इतने तक की उसकी मेडिसिन आ रही थी। तो उस टाइम पे क्या हुआ, तब भी गवर्नमेंट को ये लगा कि इस टाइम पे इस चीज़ के साथ हमें डील करना है, तो उन्होंने फिर से उन्होंने इंस्ट्रक्शंस जारी करी, फिर से उन्होंने इंटरवेन किया, रेगुलेट किया प्राइस को, और प्राइसेस लगभग 2,000 1,000 तक कुछ चीज़ों की डाउन हो गई थी, ठीक है। तो ऐसे गवर्नमेंट हमेशा इंटरवेन करती है कि देखो आपके पास पूरी छूट है कि आप अपने प्रोडक्ट की प्राइस खुद डिसाइड कर सकते हो, बट जहां जरूरत की बात आती है, जहां इसेंशियलिटी आ जाती है, वहां गवर्नमेंट जरूर एंटर करेगी। जहां अनफेयर चीज उसे होती हुई दिखेगी वहां गवर्नमेंट आएगी, फिर वहां आप अपने हिसाब से प्राइस चार्ज नहीं कर पाओगे, वहां फिर जो गवर्नमेंट कह देगी आपको उस हिसाब से चार्ज करना पड़ेगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट, मार्केटिंग मेथड यूज्ड। अब आप अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए कौन सा मेथड इस्तेमाल करते हो? जैसे कि कुछ लोग होम डिलीवरी देते हैं, अगर वो होम डिलीवरी देते होंगे तो क्या उनकी प्राइस सेम होगी? वो क्या करते हैं, होम डिलीवरी के प्राइस उसी में ही ऐड कर देते हैं एक तरीके से, तो उनकी अपनी प्राइस होती है। कहते हैं बाय 1 गेट 1 फ्री, पर क्या वो एक्चुअल में फ्री होता है? क्या सेम प्राइस से बिक रहा होता है? प्राइस इंक्रीज ही होती है। टूथपेस्ट के साथ टूथब्रश फ्री, तब भी प्राइस चेंज मिलती है, हमें बढ़ी हुई प्राइस मिलती है।
तो जहां आप अपना कोई मार्केटिंग मेथड एम्प्लॉय कर रहे हो वहां भी आप अपने हिसाब से अपने प्रोडक्ट की प्राइस चार्ज करते हो। जैसे कि आप कौन सा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इस्तेमाल कर रहे हो, आपकी सेल्समैनशिप कैसी है, आप किस तरीके की पैकेजिंग लेते हो। अब जैसे कि जोमेटो से अगर आप किसी नॉर्मल रेस्टोरेंट का मंगवाओगे सामान तो वो पैकिंग चार्जेस नहीं लेते हैं, लेकिन अगर आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट या आउटलेट से मंगवाते हो, जैसे कि मैकडी से मंगवाओगे, तो उनके अलग से पैकिंग चार्जेस होते हैं। बढ़ा दिया उन्होंने प्राइस, जो अपना सामान है उसका तो प्राइस वो ले रहे हैं, पैकिंग चार्जेस भी आपसे ले रहे हैं। तो टाइप ऑफ पैकेजिंग पे भी डिपेंड करता है। प्लस ये भी देखा करो कि जैसे देसी घी आता है, देसी घी डब्बे में भी आता है कागज के, और देसी घी दूसरे कंटेनर में भी आता है। तो हमेशा देखना जो कंटेनर वाला होगा वो महंगा होगा, जो जार वाली चीजें आती है वो महंगी होती है एज कंपेयर टू दोज पैकेजिंग जो सिर्फ पैकेट्स की फॉर्म में या डब्बे की फॉर्म में आती है। तो पैकेजिंग से भी प्राइस चेंज हो जाती है। कस्टमर सर्विस, अगर आप ज्यादा कस्टमर सर्विस देते होगे ना अपने कंज्यूमर्स को, तो आप ज्यादा प्राइस भी चार्ज करते होगे। ठीक है, तो आप कौन सा मेथड इस्तेमाल करते हो ये भी डिपेंड करता है कि आप प्राइस क्या चार्ज कर रहे हो। तो अभी सिर्फ हमने 5 पॉइंट्स पढ़े हैं, टोटल 6 पॉइंट्स है हमारे पास। पहला पॉइंट था प्रोडक्ट कॉस्ट, कितना पैसा आपने खर्च किया उस हिसाब से डिसाइड करोगे। आपके प्रोडक्ट की डिमांड कैसी है ये सोचकर आप डिसाइड कर रहे हो प्राइस। मार्केट का पहले कंपटीशन चेक कर रहे हो, ज्यादा है कम है उसके हिसाब से प्राइस चार्ज कर रहे हो। गवर्नमेंट को देखकर भी चार्ज किए जाते हैं प्राइस की, गवर्नमेंट क्या कह रही है उस प्रोडक्ट के लिए, और कौन सा मार्केटिंग मेथड आप यूज करते हो उस हिसाब से भी आप प्राइस चार्ज करते हो। ठीक है, अब हमें लास्ट बस 6 पॉइंट करना है। 6 पॉइंट अपने आप में एक बड़ा पॉइंट है, सिंगल भी आ सकता है। ठीक है, तो अभी उसको भी डिस्कस करते हैं हम। यश अब 6 पॉइंट है हमारे पास प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव। प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव हमारे पास 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, यानी कि अगर आपका ऑब्जेक्टिव, आप प्राइस को सोचकर अगर आप ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हो, प्राइस को देखकर, यानी कि मार्केट प्राइस को देखना, कंपटीटर की प्राइस को देखना, अपनी लीडरशिप को चेक करना, क्वालिटी को देखकर, ये सोचकर अगर आपका ऑब्जेक्टिव है कि मुझे प्राइस से प्रॉफिट कमाना है, तो आप उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करोगे। प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव क्या कहता है कि आप प्राइस से प्रॉफिट कमाना चाहते हो। अब तक आप ये देख रहे थे कि कंपटीशन कितना है, हमने कौन सा मार्केटिंग मेथड इस्तेमाल किया, हमारे खुद की प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है, प्रोडक्ट की डिमांड क्या है। अब आप अपने प्रोडक्ट की खुद की प्राइस से देखना चाहते हो कि आपको प्रॉफिट कैसे मिलेगा। तो सबसे पहली चीज जो आप देखोगे वो ये कि ऑब्टेनिंग द मार्केट शेयर लीडरशिप। आप पहले ये सोच रहे हो कि पहले मार्केट में ना हम अपने पैर जमा लें। अभी आप नए नए एंटर हो रहे हो और आप हाई प्राइस के साथ एंटर हो जाओगे, तो स्टार्टिंग में हो सकता है आपने चलो कोई नया प्रोडक्ट ही लॉन्च किया, कंपटीशन नहीं भी है मार्केट में, आपने हाई प्राइस रखा, लेकिन हाई प्राइस की चीजें कितने लोग ले लेंगे, बहुत ज्यादा लोग तो नहीं लेंगे। तो आपने पहले ये सोचा कि पहले मैं मार्केट में एक लीडरशिप एस्टैब्लिश कर लूं। जैसे मैं एक ट्यूटर हूं, ठीक है, मैं अपनी एक प्राइस चार्ज करती हूँ, जो मैं आपको यहाँ पर सर्विस दे रही हूँ अपने टीचिंग की, उसकी एक प्राइस चार्ज करती हूँ। ऐसे ही मेरे बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं मार्केट में जो प्राइस चार्ज करते होंगे। अब मैं अगर नई नहीं हूँ, सपोज मैं नई एंटर हो रही हूँ और मैं कर दूं कि हाँ ठीक है मैं उनसे ज्यादा प्राइस चार्ज करके एंटर करती हूँ, कौन आएगा मेरे पास? 1 लोग, 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग, जहाँ पे वो 25, 50, 100, जहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ होने लगती है। तो मैं क्या करूंगी, एंटर करने के लिए उनसे कम प्राइस लेकर एंटर करूंगी। तो उसमें क्या होगा, अट्रैक्ट होंगे स्टूडेंट्स, मेरी एक लीडरशिप बनेगी मार्केट में, एक नाम बनेगा, और जब नाम बन जाएगा तो धीरे धीरे हम प्राइस हाई कर सकते हैं। तो अगर मेरा ऑब्जेक्टिव पहले सिर्फ लीडरशिप बनाने का है, मार्केट में लीडर बनने का है, कि अगर मार्केट में 100 बच्चे हैं ना उस टारगेट मार्केट में, तो 80 मेरे पास आए, मुझे ऐसी लीडरशिप अगर बनानी है, तो ऐसे में मैं प्राइस कैसे रखूंगी, लोअर लेवल पे। ठीक है, दूसरा सर्वाइविंग इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट। यहाँ पे तो हमने किस चीज के बारे में बात करी, लीडरशिप के बारे में। यहां हम बात कर रहे हैं सर्वाइविंग इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट। अगर आपको ये लग रहा है कि आप जिस मार्केट में हो वहां पर आपके लिए सर्वाइवल डिफिकल्ट हो रहा है, अब आप सामान बेच नहीं पा रहे हो, तो ऐसे में आप अपने प्रोडक्ट को डिस्काउंट करना शुरू कर देते हो, आप उसके ऊपर डिस्काउंट लगाना शुरू कर देते हो। ठीक है, ताकि आप उस मार्केट के अंदर, उस कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर क्या कर सको, सर्वाइव कर सको। आपने देखा होगा बहुत बार ऐसी कंपनीज करती हैं, जब कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई हो जाता है और उनके लिए मुश्किल हो जाता है अपने प्रोडक्ट को बेचना, तो वो डिस्काउंट्स पे उनको निकालना शुरू कर देती हैं, प्रमोशनल एक्टिविटीज स्टार्ट कर देती हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फिर उसको खरीदना शुरू कर दें। उसके बाद
अटेनिंग द प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप, अगर आप अपनी क्वालिटी का पैसा चार्ज करना चाहते हो, अब जैसे कि हमारा आईफोन ही है, आईफोन को कोई फर्क नहीं पड़ता कोई सी भी कंपनी कितना भी कोई भी अपना किसी भी तरीके का मोबाइल लॉन्च करती है। हाँ, ऐसा नहीं है कि वो नजर नहीं रखती होगी अपने कंपटीटर पे, बिल्कुल नजर रखती है, लेकिन वो जिस क्वालिटी के लिए जाना जाता है उसका मोबाइल फोन, उसका कंपैरिजन नहीं है। तो क्योंकि वो अपने क्वालिटी का चार्ज कर रहे हैं पैसा, तो इसीलिए वो हमेशा प्राइस को कैसा रखते हैं, हाई, क्योंकि वो किस तरीके के प्रोडक्ट को प्रोवाइड करा रहे हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट। अब क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए जो प्राइसेस होती है वो कैसी रखी जाती है, हाई। प्लस क्योंकि वो रिसर्च पे भी बहुत पैसा खर्च करती हैं। अब आपने देखा होगा, देखो सैमसंग भी बहुत मेहनत कर रहा है, सैमसंग के भी बहुत अच्छे अच्छे मोबाइल फोन्स आ रहे हैं मार्केट के अंदर, सैमसंग है, वन प्लस है, इनके भी बहुत अच्छे मोबाइल फोन्स आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये ना बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं R&D में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। वो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि कोई ना कोई हम नई चीज लेकर आए मार्केट के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर कोई नया फीचर हम ऐड करें जिसके लिए हम हाई प्राइस चार्ज कर सके। ठीक है, तो अगर आपका ऑब्जेक्टिव प्राइस है तो आप 3 चीजों को देखोगे, क्या, मार्केट शेयर लीडरशिप, अगर आपको लीडरशिप बनानी है तो भाई लो प्राइस चार्ज करो। अगर मार्केट में कंपटीशन दिख रहा है, नहीं सर्वाइव कर पा रहे हो, तो डिस्काउंट प्राइस को कम करके पहले बेच दो सामान। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप क्वालिटी का पैसा चार्ज करना चाहते हो तो आप कैसा प्राइस रखोगे, हाई। ठीक है, तो ये हमारे 6 ऑब्जेक्टिव्स थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, केस स्टडी भी आई हुई है इनके ऊपर और डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा केस स्टडी आती है, डायरेक्ट क्वेश्चन में भी ये पूछा जा सकता है। ठीक है, क्लियर।